मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसे हमने दो भागों में बांटा है। पहला हिस्सा हम लोग देखेंगे इसके रिजर्व बैंक का विकास किस तरह से हुआ और उसका इतिहास क्या है, विकास का इतिहास और उसकी संरचना। यानी पहले हिस्से में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विकास का इतिहास और उसकी संरचना पे चर्चा करेंगे, और इसके दूसरे हिस्से में इन द सेकंड पार्ट हम लोग ये बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या क्या करती है और किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को वो प्रभावित करती है। तो वो दूसरे हिस्से में देखेंगे। तो आप सभी लोग ये पहले इसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार है। ये बेसिस है, ये तो सभी जानते हैं हम लोग कि आधार इसलिए है क्योंकि जब भारत में मौद्रिक नीति की बात आती है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन तय करता है? उस मॉनेटरी पॉलिसी को तय करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग हमेशा ही पेपर में पढ़ते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर के दरों में ये बदलाव लाया है, एसएलआर की दरों में ये बदलाव लाया। तो हमेशा ध्यान आपका जाता होगा कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है। इन सभी जो आपके मन में जितनी भी आपके मन में क्वेरीज हैं, इन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे आने वाले एक इस वीडियो में और एक दूसरे वीडियो में। लेकिन पहले ये जान लें कि जैसे अगर कभी बात होती है कि भाई रेपो दर, तो देखिए अभी वर्तमान में रेपो रेट क्या है, 4% का है, 4% का रेपो रेट चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो 3.35% का है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ क्या है, 4.25% का है। बैंक रेट क्या है, तो 4.25% का है। और कैश रिजर्व रेशियो 3% का, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर 18% का मौजूद है। अब ये बात देखिए हमने इसलिए किया जबकि हमको इस टॉपिक पर फोकस करना है कि कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ आरबीआई का, और इसकी हिस्ट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन ये बात हमने इसलिए आपको बताई कि आपका ध्यान इस बात की ओर जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का जो फ्लो है, यानी फ्लो ऑफ जो करेंसी है, उस पर पूरा ध्यान रखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रिजर्व बैंक के महत्व की आप बात देखेंगे तो देखिए ये सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा ये जो है बैंकों का बैंक भी है, बैंकों का बैंक यानी बैंक ऑफ द बैंक्स। क्यों? क्योंकि बैंकों को अगर कर्ज चाहिए, बैंकों को अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, अगर बैंक को जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह का उन पर कंट्रोल करना हो तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो हम आज जो करेंसी अपने हाथों में रखकर घूमते हैं, जो करेंसी हमारे पास होता है, जिसके माध्यम से हम बाजार से चीजों को खरीदते हैं या कोई सामान बेचते हैं तो करेंसी प्राप्त करते हैं, उस करेंसी को भी हमेशा कौन विकसित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी करेंसी को इशू करने की जिम्मेदारी, निर्गमित करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी अवधारणा क्या है और ये कैसे विकसित होती है। सबसे पहले स्वीडन में एक केंद्रीय बैंक की अवधारणा का विकास होता है। स्वीडन में यूरोप में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम यहां पर केंद्रीय बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक मतलब ऐसा बैंक जो सारे बैंकों के केंद्र में हो, या ऐसा बैंक जो अर्थव्यवस्था के केंद्र में हो। सच ए बैंक व्हिच इज इन द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी इज द सेंट्रल बैंक। यहां पर सेंट्रल बैंक का मतलब जो हमारे नेशनलाइज्ड
बैंक सेंट्रल बैंक है उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। यहां पर सेंट्रल बैंक का मतलब हमारा ये है कि वो बैंक जो इकोनॉमी के सेंटर में हो, जो किसी भी देश के बैंकों का बैंक हो, जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए काम करता हो, वो बैंक यहां पर सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। तो भारत में तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, यूरोप में, स्वीडन में 1668 में रिक्स बैंक के रूप में पहला केंद्रीय बैंक का कॉन्सेप्ट आया। रिक्स बैंक नाम याद रखिएगा, 1668। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का विकास हुआ इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड इन 1694 में 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड। फिर आया बैंक डी फ्रांस में डेवलप हुआ, बैंक डी फ्रांस इन 1800 ईस्वी में जाके बैंक डी फ्रांस इन 1800 बैंक डी फ्रांस का विकसित हुआ। फेडरल बैंक ऑफ इटली 1893 में डेवलप हुआ, फेडरल बैंक ऑफ इटली 1893 में डेवलप हुआ। और फेडरल रिजर्व जो आज पूरे विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करता है, उसका एक डिसीजन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालता है, वो है फेडरल रिजर्व यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1931 में विकसित हुआ, 1931 में। अब अभी तक तो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा भी नहीं की है, सिर्फ हमने ये बताया है आपको कि विश्व में केंद्रीय बैंक का विकास किस देश में और कब हुआ। तो सबसे पहला जो आपको डेवलपमेंट हमने बताया रिक्स बैंक का, ये स्वीडन का है। और जो हमने 1931 का आपको बताया जिसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा सकता है, वो है फेडरल रिजर्व यूएसए का। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है फेडरल रिजर्व कहां का केंद्रीय बैंक है, तो आपको ध्यान रखना है ये यूएसए का है और 1931 में डेवलप हुआ। अब बात करते हैं इंडिया की, भारत की। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये 1926 में एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर एक रॉयल कमीशन गठित हुआ था 1926 में, 1926 में। और इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया, अच्छा ये इसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग, तो ये कमीशन क्या हो गया, हिल्टन यंग कमीशन, है ना। वैसे ये कमीशन का नाम था कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर ये कमीशन था। कमीशन के चेयरमैन हिल्टन यंग थे और हिल्टन यंग ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना ही चाहिए, There should be a central bank in India, और इसका नाम होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट में हमने आरबीआई लिखा है और यही प्रचलन में भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए, ये बात बड़ी ताकत के साथ जो है हिल्टन यंग ने कहा। और इनके रिकमेंडेशन के बाद फिर एक कमिटी का और भी रिकमेंडेशन आया और अल्टीमेटली ये हुआ कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित किया गया 1934 में। आरबीआई एक्ट पास्ड इन 1934, 1934 में पारित किया गया और उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अस्तित्व में आया। तो आरबीआई एक्ट की बात करेंगे तो 1934 का वर्ष याद रखिए, और इसके स्थापना में थोड़ा वक्त लगा, तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 से ये जो है वर्किंग इसकी स्टार्ट हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया started its working from 1 अप्रैल 1935, और जानते हैं इस समय इसका ऑथराइज्ड कैपिटल, इसकी जो अधिकृत पूंजी थी, ये केवल 5 करोड़ रुपए की थी। इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल था, ये केवल 5 करोड़ रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल था। और इस समय जो पहले गवर्नर बनाए गए वो थे ऑसबर्न स्मिथ। यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में स्थापित हो गया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर, तो जो पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए उनका नाम था
ऑसबर्न स्मिथ, और 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 1935 टू 30 जून 1937 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। और इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के स्थापना के समय या आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे ऑसबर्न स्मिथ। अब समय आगे बढ़ते जाता है। 1 जनवरी 1949 को 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्रता के बाद भी कुछ समय तक पाकिस्तान का जो फंक्शनिंग था वो फंक्शनिंग भी कुछ समय तक आरबीआई के पास ही था। बाद में फिर सेपरेशन हुआ, लेकिन वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। हम यहां पर सीधे चलते हैं 1 जनवरी 1949 की घटना पर। 1 जनवरी 1949 जो समय है, जो वर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समय आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। यानी भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, यानी इसकी पूरी पूंजी यानी पूरा कैपिटल और पूरा प्रबंधन अब भारत सरकार के हाथों में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1935 से लेकर 1 जनवरी 1949 तक क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का नहीं था? हाँ, बिल्कुल सही, भारत सरकार का नहीं था, ये नेशनलाइज नहीं था। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कैपिटल था वो कैपिटल निजी हाथों में था। निजी हाथों में, प्राइवेट जो लोग थे उनके हाथों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैपिटल था। तो 1 जनवरी 1949 से पहले ज्यादातर जो पूंजी थी वो निजी हाथों में थी, इसीलिए 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया और इसकी पूरी पूंजी और इसके प्रबंधन को भारत सरकार के नियंत्रण में लाया गया। अब बात यह उठती है कि इस समय एट दैट टाइम कौन थे इसके गवर्नर? तो इस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख साहब। सीडी देशमुख साहब 11 अगस्त 1943 से यानी 11 अगस्त 1943 टू 30 जून 1949 तक इसके गवर्नर रहे हैं। रिजर्व बैंक के स्वतंत्रता के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। तो इस लिहाज से देखेंगे तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी सीडी देशमुख जो है स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर भी हुए, और साथ ही साथ वो फर्स्ट इंडियन भी हुए, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो गवर्नर थे वो इंडियन नहीं थे। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे पहले जो गवर्नर हुए वो हो गए सीडी देशमुख। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखना है। हाँ, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, तो आपको आगे के टॉपिक में हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी बताएंगे और बैंकिंग स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर के जब पूरा बताएंगे और बैंकिंग सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रहे, तो वहां पर ये चर्चा होगी आपसे कि भाई बैंकिंग डेवलपमेंट कैसे हुआ, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ और आज बैंकों की स्थिति क्या है, उस पर पूरी चर्चा होगी। आने वाले वीडियोज में हम आपसे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर संभव हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक भी कीजिए, जिससे कि हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें और आप हमसे। तो आइए बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ था पहली बार। 1969 में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन पहली बार हुआ। उस समय एल.के. झा साहब थे आरबीआई के गवर्नर, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सरकार को कि क्या फायदे होंगे अगर बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। तो एल.के. झा साहब के इस रिकमेंडेशन को माना गया और उसके आधार पर पहली बार फर्स्ट टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आज उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई है ना, उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई। वो दौर था जब 1969 में जो बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया, यानी सरकार ने निजी बैंकों के कैपिटल और निजी बैंकों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। फिर 1980 में भी ऐसा ही किया।
पहले 14 बैंकों को 1969 में और फिर 6 बैंकों को 1980 में। वो नेशनलाइजेशन का दौर था। और अभी जो है अभी डिसइन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हो गया। अब बैंकों को या तो डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर सरकार ये घोषणाएं कर रही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसे हम निजी सेक्टर्स में ले जाएंगे और उसको या तो मर्ज करेंगे या तो बहुत। अभी उस समय दौर था कि नए नए बैंक बनाए जाते थे। आज दौर हो गया कि जो बैंक हैं उनको मर्ज करके बड़े बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सभी चीजों के अपने फायदे नुकसान है, लेकिन वो अलग टॉपिक पर चर्चा होगी। फिलहाल यहां देखिए आप कि 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा साहब थे। अब बात करते हैं कि भाई ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आरबीआई का। तो अकाउंटिंग ईयर को लेकर के भी बड़ा चेंजेस आता रहा आरबीआई का। जब ऑसबर्न स्मिथ बने थे, ऑसबर्न स्मिथ जो 35 से 37 पहले जो गवर्नर है आरबीआई के, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए, लेखा वर्ष होना चाहिए, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होना चाहिए। और 5 साल तक ऐसा रहा भी, 5 साल तक ऐसा रहा भी। अब इसके बाद ये हुआ कि 1940 में एक बड़ा बदलाव आया, और केवल बदलाव ही नहीं आया, 2020 तक लगभग 80 सालों तक यही स्थिति बनी रही। आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है ये 1 जुलाई से 30 जून तक का रहा, 1 जुलाई टू 30 जून। लेकिन फिर एक कमिटी बनाई जाती है, बिमल जलान कमिटी। बिमल जलान कमिटी जो है, जिसका नाम था कमिटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, कमिटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, बिमल जलान जो कि हम आरबीआई के गवर्नर भी रहे, तो उनके अध्यक्षता में कमिटी बनाई। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि ये जो अकाउंटिंग ईयर है, उस अकाउंटिंग ईयर को, जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है, वो भारत का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष क्या है, फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 1 अप्रैल तो 31 मार्च है, उससे अलग है। तो कई जगहों पर दिक्कत भी आती है, समस्या आती है, कई जगहों पर इसका फायदा भी होता है। लेकिन अब इस कमिटी ने ये रिकमेंड किया कि भाई ये जो अकाउंटिंग ईयर है इसको जरा आप चेंज करिए। तो क्या करें, इसको भारत के वित्तीय वर्ष के अनुरूप बना दीजिए। तो क्या होगा भारत का वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच बना दीजिए। तो 2020-21 में ये प्रयास किया गया कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब जो अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई है, उसको भारत के वित्तीय वर्ष के साथ मैच कर दिया जाए और 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन आया, इसको शुरुआत भी कर दिया गया है और आगे भी मुझे लगता है कि ये रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि इस रिकमेंडेशन को सरकार ने माना है। तो आपको अकाउंटिंग ईयर के बारे में मालूम पड़ गया और डेवलपमेंट के बारे में भी मालूम पड़ गया। अब हम जानना चाहेंगे कि आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है। डेवलपमेंट तो हो गया, आरबीआई आज की स्थिति तक पहुंच गए हम। अब इसका स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है कि इसका एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि इसका एक एपेक्स बॉडी होता है, जो कि इसका एक एपेक्स बॉडी होता है। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च संस्था होती है, एपेक्स बॉडी होती है ना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द एपेक्स बॉडी इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। और इसमें जो है, इसके अलावा इसके 4 लोकल बॉडीज होते हैं, 4 स्थानीय बॉडी होते हैं। तो ये भी देख लेते हैं, फिर इसके आगे बताएंगे कि क्या स्थिति अभी वर्तमान में। 4 लोकल बॉडीज होते हैं। 4 लोकल बॉडीज कौन कहां कहां होता है, तो देखिए एक तो नॉर्थ में दिल्ली में है, साउथ में चेन्नई में है, ईस्ट में कोलकाता में है और वेस्ट में मुंबई में है। ये 4 स्थानीय इनकी लोकल बॉडीज हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इसका एपेक्स बॉडी है, तो देखिए जब आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, तो व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका सेंट्रल ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में। जब ये बना था, आरबीआई जब बना था, तो इसका सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में बनाया गया था। लेकिन
कुछ ही समय बाद यानी 1937 में, केवल 2 साल बाद इसको चेंज कर दिया गया। कहां ले आए? मुंबई में। तो आज जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर स्थित है? मुंबई में। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां पर? मुंबई में। और साथ ही साथ उनको कोऑपरेट करने के लिए देखिए 4 लोकल बॉडीज बना दिया। कहां कहां? तो दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में। अब इस तरीके से ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स नॉमिनेट डायरेक्टर्स टू द सेंट्रल एंड द लोकल बोर्ड्स, यानी जो हमारे आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, इनको अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो लोकल बोर्ड्स हैं उनको भी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है या कुछ मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या रहते हैं। एक तो देखिए गवर्नर होंगे, 1 विल बी द गवर्नर। इसके अलावा देखिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे ऑफ द आरबीआई। इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स होंगे, 4 डायरेक्टर। ये ढांचा आपको पता होना चाहिए तभी आप इसको बेहतर ढंग से याद रख पाएंगे। 1 गवर्नर जो अभी शक्तिकांत दास सर है, 1 गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर हैं और इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स हैं। 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स। जो 4 लोकल बोर्ड है ना, उन 4 लोकल बोर्ड में से एक एक व्यक्ति को लिया जाएगा जो कि यहां पर डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। तो 4 लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर आ गए, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 1 गवर्नर हो गए और 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 10 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे अलग अलग फील्ड के जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 सरकारी ऑफिशियल रहेंगे यानी वित्त मंत्रालय से संबंधित कुछ अधिकारी होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए 21 मेंबर का ये बोर्ड बन जाता है। अब आप लोग स्ट्रक्चर तो समझ गए होंगे कि भाई जो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में और साथ ही साथ जो करेंसी जो इशू की जाती है उसके बारे में, बैंकों के बैंक के रूप में काम करने के समय में, या जो हर एक 2-2 महीने में जो ईच 2 मंथ्स में जो फाइनेंशियल रिव्यू की जाती है उसके समय में, तो सारे महत्वपूर्ण निर्णय इन डायरेक्टर्स के माध्यम से होते हैं, जिनमें 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि लोकल बॉडीज से लिए जाते हैं और वो अपना अपना जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने अपने क्षेत्र का। 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 गवर्नर और इनके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर्स यानी 8 और ये 10, 2 ऑफिशियल नॉमिनेटेड और 10 डायरेक्टर्स, तो कुल मिलाकर के 20 और 1 गवर्नर, तो कुल हो गए 21। तो ये 21 जो है टोटल आपके पास ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग हो गए। अब ये जो है ये आरबीआई जो है अपना काम, तो इसको फंक्शंस तो हम अगली क्लास में करेंगे। आरबीआई जो है ये अंतरराष्ट्रीय कुछ संस्थाएं हैं उससे भी जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण संस्थाएं। जैसे देखिए एक संस्था है मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन, ACU, ये मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसमें एशिया के कई देश हैं, इसमें और वहां के जो सेंट्रल बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। सेंट्रल बैंक जितने भी हैं इन देशों के, एशिया के कुछ कंट्रीज हैं और उनका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, ये जो है तेहरान में है, ईरान, तेहरान में है ना, क्लियरिंग यूनियन। अच्छा, तो इसका नाम ध्यान रहेगा एशियन क्लियरिंग यूनियन, एशियन क्लियरिंग यूनियन, हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन तेहरान और इसका मेंबर है हमारा आरबीआई। दूसरी चीज, आरबीआई एक और संस्था का मेंबर है और ये भी एक समाजोपयोगी सोशल वेलफेयर के हिसाब से काम करने वाली संस्था है। अलायंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है,
अलायंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन करने के लिए एक संगठन बनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर है। इसका हेडक्वार्टर अलायंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको शॉर्ट में AFI भी कहते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर है। तो उसके मेंबर भी RBI है। यानी RBI अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चेंजेस हो रहे हैं या एशियन कंट्रीज में जो केंद्रीय बैंक के स्तर पर जो चेंजेस या नए बदलाव आ रहे हैं, उनको अपने अंदर लेने के लिए इन संस्थाओं से जुड़ी हुई है। तो यहां पर आपको इनका पूरा स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया। अब वर्तमान में स्थिति क्या है, अगर वर्तमान में कुछ मेन बात आपको बता दें तो देखिए, अभी तो हमारे जो गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास सर है ना, जो हमारे गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास सर। दूसरा जो डिप्टी गवर्नर्स, 4 डिप्टी गवर्नर्स का हम नाम भी बता देते हैं। एक है BP कानूनगो सर, BP कानूनगो है। दूसरे हैं महेश कुमार जैन, यानी कि 2 हो गए जो अपने 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स में एक हो गए BP कानूनगो सर, दूसरे हो गए महेश कुमार जैन सर, तीसरे हो गए M राजेश्वर राव, और चौथे हैं माइकल पात्रा सर। और इस तरह से फिर बाकी डायरेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, और फिर समय समय पर इनकी मीटिंग्स वगैरह होती है और उससे जो निर्णय लिए जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंसेप्ट की जब बात करेंगे तो अगर BR अम्बेडकर सर, जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमारे जो संविधान निर्माता हैं, अगर उनकी चर्चा यहां न की जाए तो ये सही नहीं होगी। तो इसीलिए इनकी एक रचना है, इनकी एक किताब है, किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। इस किताब में इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको विकसित किया था। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब निर्माण हुआ, जब गठन किया गया, तो इस अवधारणा को उपयोग में लाया गया। रिजर्व बैंक के स्ट्रक्चर में, रिजर्व बैंक की फंक्शनिंग में, रिजर्व बैंक का जो बाहरी जो तौर तरीका है काम करने का, उसमें इनकी इस किताब की भावना को ध्यान में रखा गया। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो कभी आपको इस किताब का नाम भी पूछ सकते हैं कि ये रचना किसकी है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सर की है। तो इस तरह से आप यहां देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक तो है ही, या कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय बदलाव आते हैं, जो मौद्रिक परिवर्तन, मॉनेटरी चेंजेस होते हैं, उसको भी ध्यान में रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगले क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति को, आर्थिक नीति को कैसे प्रभावित करती है, और भारतीय समाज को, यानी भारतीय आर्थिक समाज को ये किस प्रकार योगदान देती है, इस पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद।